स्वागत है। आज हम भारत के कह सकते हैं काफी जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। खास तौर पर अगस्त 2025 तक जो ताजा स्थिति बनी है उस पर नजर डालेंगे। बिल्कुल। हमारे पास कुछ हाल के विश्लेषण हैं और समाचारों के अंश भी हैं जो ये पूरी तस्वीर समझने में हमारी मदद करेंगे। तो आज की चर्चा का मकसद है भारत के उन प्रयासों को समझना जिनके जरिए वो कई मुश्किल रिश्तों के बीच एक संतुलन बना रहा है। सही कहा। और उसकी जो रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति है उसके असल मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि भारत आज एक जिसे कहते हैं मल्टीपोलर दुनिया, उसमें अपनी जगह बना रहा है। हाँ, बहुध्रुवीय विश्व। हाँ, बहुध्रुवीय दुनिया। और ये एक ऐसा दौर है जहां उसे अपनी सुरक्षा चिंताओं और बढ़ते आर्थिक हितों के बीच लगातार एक संतुलन साधना पड़ रहा है। बिल्कुल। आज हम खास तौर पर चीन, जापान, पाकिस्तान, पश्चिम एशिया और भारत के जो दूसरे पड़ोसी देश हैं उनके साथ रिश्तों पर ध्यान देंगे। ठीक है। ये सब भारत की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो दुनिया के मंच पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। तो शुरुआत चीन से ही करते हैं क्योंकि ये रिश्ता शायद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है। हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी की 7 साल में पहली चीन यात्रा हुई है। इसे 2020 की जो गलवान झड़पें थीं उसके बाद रिश्तों में आई एक बड़ी नरमी के तौर पर दिखा जा रहा है। क्या ये वाकई एक महत्वपूर्ण मोड़ है? देखिए, इस यात्रा का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व तो है ही, पर हमें बयानों से थोड़ा आगे जाकर देखना होगा। अच्छा। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देशों को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि विकास के भागीदार बताया। हाँ, ये बयान तो आया था। और रणनीतिक स्वायत्तता, स्थिरता पर जोर दिया गया। तो बयानबाजी में तो ये निश्चित रूप से एक बदलाव है, खासकर पिछले कुछ सालों के तनाव को देखते हुए। और सीमा के मुद्दे पर भी कुछ नया सुनने को मिला है। कहा जा रहा है कि इस बात पर सहमति बनी है कि जो क्षेत्रीय विवाद हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, वो द्विपक्षीय संबंधों की पूरी दिशा तय न करें। हाँ। हिमालयी सीमा को स्थिर करने पर एक नए सिरे से जोर देने की बात भी सामने आई है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सीमा विवाद सुलझ गया या सुलझने वाला है? नहीं, देखिए, ऐसा कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी। सीमा विवाद बहुत पेचीदा है और पुराना भी। इस नरमी का मतलब ये नहीं कि विवाद खत्म हो गया, शायद ये इस बात की स्वीकारोक्ति है कि दोनों देश फिलहाल तनाव को और बढ़ने से रोकना चाहते हैं। अच्छा। जोर इस बात पर है कि सीमा पर स्थिरता बनी रहे ताकि बाकी रिश्तों पर, खासकर आर्थिक रिश्तों पर बुरा असर न पड़े। ठीक है। शी जिनपिंग ने जो वो ड्रैगन और हाथी के एक साथ आने का जिक्र किया। हाँ, वो रूपक इस्तेमाल किया था। हाँ, वो रूपक, वो इसी सहयोग की इच्छा को दिखाता है कि अगर दोनों देश मिलकर काम करें तो उनकी ताकत बढ़ेगी। ये दिलचस्प है। सीमा पर मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन फिर भी कूटनीति और व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल। और इसी बीच चीन ने तियानजन में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की। इसका क्या महत्व रहा? SCO शिखर सम्मेलन चीन के लिए अपना क्षेत्रीय नेतृत्व दिखाने का एक और मंच था, कह सकते हैं। मध्य एशियाई देशों के साथ चीन के जो गहरे होते संबंध हैं और उस क्षेत्र में उसका बढ़ता प्रभाव, वो साफ नजर आता है। और भारत भी तो सदस्य है SCO का। हाँ, भारत भी सदस्य है और उसके लिए ये एक ऐसा मंच है जहां वो चीन और पाकिस्तान के साथ साथ रूस और मध्य एशियाई देशों से भी बात कर सकता है। सही। यहाँ देखने वाली बात यह है कि भारत कैसे इन जटिल मंचों पर अपनी उपस्थिति बनाए रखता है, अपने हितों को साधता है और साथ ही सीमा जैसे मुद्दों पर चीन के साथ जो द्विपक्षीय तनाव है उसको भी मैनेज करता है। हाँ, ये संतुलन साधना ही तो। बिल्कुल, यही संतुलन साधना भारत की कूटनीति की असली परीक्षा है। और ये सिर्फ बयानबाजी में बदलाव नहीं, शायद एक रणनीतिक जरूरत भी है दोनों देशों के लिए कि वो तनाव को एक हद से ज्यादा न बढ़ने दें। चीन के साथ इस बदलते समीकरण के बीच भारत पूरब की ओर भी देख रहा है और अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है, खासकर जापान के साथ। हाँ, जापान बहुत अहम है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया टोक्यो यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। खबर है कि जापान ने भारत में 10 ट्रिलियन येन लगभग $68 बिलियन हाँ, बहुत बड़ी रकम है कि भारी भरकम निवेश का वादा किया है। ये रकम तो वाकई बहुत बड़ी है। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी राशि है और इसका महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं है।
अच्छा, ये निवेश कई रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैला हुआ है। व्यापार तो है ही, साथ में रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, हाँ, सेमीकंडक्टर निर्माण और महत्वपूर्ण खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे भविष्य के उद्योग भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंध अब सिर्फ पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं है, वो उच्च तकनीक और रणनीतिक क्षेत्रों में भी गहरे हो रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। इसी यात्रा के दौरान भारत और जापान ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और तकनीकी सहयोग पर आधारित एक 10 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी का भी ऐलान किया है। हाँ, ये साझेदारी क्या मायने रखती है? ये साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाती है कि दोनों देशों के बीच सिर्फ आर्थिक हित ही नहीं, बल्कि साझा मूल्य और एक रणनीतिक सोच भी है। ठीक है, जापान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। ये नीति दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के साथ भारत के गहरे जुड़ाव पर केंद्रित है। ये 10 वर्षीय साझेदारी उस रिश्ते को और संस्थागत बनाती है, मतलब उसे और पक्का करती है। इसमें रक्षा सहयोग है, तकनीक का आदान प्रदान है और हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक रीजन में स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना शामिल है। और यहीं पर क्वाड का जिक्र भी आता है ना? हाँ, बिल्कुल। इस यात्रा में क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद है, हाँ, क्वाड, उसको लेकर भी प्रतिबद्धता दोहराई गई। क्वाड भारत की रणनीति में कहाँ फिट बैठता है? सही कहा। क्वाड भारत की हिंद प्रशांत रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे अक्सर चीन के बढ़ते प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, क्वाड का उद्देश्य है एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है। जो नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर आधारित हो। जापान के साथ ये जो द्विपक्षीय साझेदारी और निवेश है, ये क्वाड के ढांचे के भीतर सहयोग को मजबूत करते हैं। हाँ, ये जुड़ाव दिखता है। बिल्कुल। आप देख सकती हैं कि कैसे आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जापान का निवेश भारत की क्षमता निर्माण में मदद करता है, जो बदले में हिंद प्रशांत में एक स्थिर शक्ति संतुलन बनाए रखने में योगदान देता है। तो एक तरफ चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिश और दूसरी तरफ जापान और क्वाड के साथ रणनीतिक गहराई बढ़ाना, ये भारत की विदेश नीति का एक दिलचस्प पहलू है। बिल्कुल। अब जरा पश्चिम की ओर देखें, जहां एक और पड़ोसी है जिसके साथ रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव भरे रहे, पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद स्थिति काफी बिगड़ गई थी। हाँ, वो एक बहुत गंभीर घटना थी और उसके बाद तनाव बहुत तेजी से बढ़ा था। भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल हमले किए और फिर पाकिस्तान ने भी पलटवार किया। स्थिति एक बड़े संघर्ष के कगार पर पहुंच गई थी। हाँ, बिल्कुल। ये उस नाजुकता को दिखाता है जो भारत पाकिस्तान संबंधों में हमेशा बनी रहती है। लेकिन फिर 10 मई को एक संघर्ष विराम, सीज़फायर समझौता हुआ। हाँ, हुआ। क्या ये शांति टिकाऊ लगती है? क्योंकि इस टकराव के कूटनीतिक नतीजे तो काफी गंभीर रहे। हाँ। भारत ने सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निकाल दिया और पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, जिसका असर उड़ानों और व्यापार पर पड़ा। देखिए, मई की शुरुआत में जो संघर्ष विराम हुआ, उसने युद्ध के तत्काल खतरे को तो टाल दिया, लेकिन जैसा आपने कहा, इसकी नींव बहुत नाजुक है। सिंधु जल संधि का निलंबन एक बहुत बड़ा कदम है, जिसकी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हाँ। हवाई क्षेत्र का बंद होना और राजनयिकों का निष्कासन दिखाता है कि दोनों देशों के बीच संवाद लगभग टूट चुका था। सही। ये संघर्ष विराम भले ही हो गया हो, लेकिन विश्वास बहाली में बहुत समय लगेगा। यहाँ एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या दोनों देश भविष्य में ऐसे संकटों को रोकने के लिए कोई स्थायी मैकेनिज्म बना पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। फिलहाल ये शांति एक अस्थायी राहत ज्यादा लगती है। हमें इन घटनाओं को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए, जैसा कि वे हुई, और ये समझना चाहिए कि ये भारत के लिए अपने तत्काल पड़ोस में सुरक्षा चुनौतियों के प्रबंधन का एक जटिल हिस्सा है। इन सीधे द्विपक्षीय रिश्तों के अलावा भारत कुछ बड़ी व्यापक पहलों पर भी काम कर रहा है। इनका मकसद शायद अपनी पहुंच और प्रभाव को बढ़ाना है। हाँ। इनमें कनेक्टिविटी और सुरक्षा से जुड़ी पहले शामिल हैं। बिल्कुल। इसका एक अच्छा उदाहरण है अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट, जिसे संक्षेप में AIUEM के कहा जा रहा है। AIUEM, हाँ। अप्रैल 2025 में भारत ने कई अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर ये नौसैनिक अभ्यास किया। अच्छा। इसका मुख्य उद्देश्य
हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है, जैसे समुद्री डकैती का मुकाबला करना, तस्करी रोकना, आपदा राहत में सहयोग करना। ये दिखाता है कि भारत अब अपनी नौसैनिक पहुंच को अफ्रीकी तटों तक बढ़ा रहा है। और जमीनी कनेक्टिविटी की बात करें तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC की भी काफी चर्चा है। हाँ, IMEC। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? IMEC एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका उद्देश्य है भारत को मध्य पूर्व के रास्ते मतलब UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल के रास्ते, यूरोप, ग्रीस तक जोड़ना है। इसमें शिपिंग और रेलवे लाइनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा। इसका महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इसे अक्सर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अच्छा, BRI के विकल्प के तौर पर? हाँ, BRI एक विशाल चीनी परियोजना है जिसने कई देशों को चीन से जोड़ा है, लेकिन उस पर कर्ज के जाल और चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंताएं भी जताई गई हैं। तो क्या IMEC सिर्फ एक व्यापार मार्ग है या इसके और भी मायने हैं? ये सिर्फ व्यापार मार्ग से कहीं ज्यादा है। पहला, ये भारत के लिए यूरोप के साथ व्यापार का एक तेज और ज्यादा कुशल रास्ता खोल सकता है। ठीक है। दूसरा, ये मध्य पूर्व के देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और गहरा करेगा। तीसरा, जैसा मैंने कहा, ये BRI का एक लोकतांत्रिक और पारदर्शी विकल्प प्रस्तुत करने का प्रयास है। और एक और गलियारा भी है, INSTC। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC। ये भारत को ईरान, अजरबैजान और रूस के रास्ते यूरोप और मध्य एशिया से जोड़ने का प्रयास है। अच्छा। ये दोनों गलियारे IMEC और NST भारत की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है और अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करते हुए प्रभाव बढ़ाना चाहता है। ये परियोजनाएं भू राजनीतिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकती हैं। ये कनेक्टिविटी का जाल वाकई दिलचस्प है। अब थोड़ा पश्चिम एशिया के जटिल समीकरणों पर नजर डालते हैं। हाँ, पश्चिम एशिया बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए ये क्षेत्र हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी और रणनीतिक रूप से भी। यहाँ भारत कैसे संतुलन साध रहा है, खासकर जब उसे इजराइल और ईरान जैसे देशों के साथ रिश्ते बनाए रखने होते हैं जिनके बीच खुद दुश्मनी है? पश्चिम एशिया में भारत की विदेश नीति वास्तव में एक रस्सी पर चलने जैसी है। हाँ, कह सकते हैं। उसे सऊदी अरब और UAE जैसे खाड़ी देशों के साथ अपने मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बनाए रखना है, इजराइल के साथ रक्षा और तकनीक में बढ़ती साझेदारी को संभालना है और साथ ही ईरान के साथ भी अपने पारंपरिक और ऊर्जा संबंधों को नजरअंदाज नहीं करना है। हाँ, ईरान INST के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, INST जैसी परियोजनाओं के लिए ईरान महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में लगातार चलने वाले संघर्ष जैसे इजराइल फिलिस्तीन मुद्दा या यमन का संकट और भारत की ऊर्जा निर्भरता इस संतुलन को और भी मुश्किल बना देते हैं। भारत की कोशिश रहती है कि वो इन क्षेत्रीय झगड़ों में किसी एक पक्ष का साथ देता हुआ ना दिखे और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखे। ये बहुत ही महीन कूटनीति की मांग करता है। और सिर्फ पश्चिम एशिया ही क्यों, भारत के अपने तत्काल पड़ोस में भी चुनौतियां कम नहीं हैं। हाँ, पड़ोसी देश भी अहम है। नेपाल और मालदीव में भी राजनीतिक अस्थिरता या चीन के बढ़ते प्रभाव की बातें सामने आती रहती हैं। इन पड़ोसियों के साथ भारत कैसे निपट रहा है? बिल्कुल, भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के बावजूद पड़ोसी देशों में चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। बांग्लादेश में बदलता राजनीतिक माहौल और चीन का बढ़ता निवेश भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हाँ। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में भारत ने मदद की है, लेकिन वहां भी चीन का प्रभाव काफी ज्यादा है। नेपाल और मालदीव में भी राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं और अक्सर चीन एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरता है। तो भारत क्या कर रहा है? भारत को इन सभी देशों के साथ लगातार संवाद बनाए रखना होता है, विकास सहायता प्रदान करनी होती है और ये सुनिश्चित करना होता है कि उसके सुरक्षा हित प्रभावित ना हो। ये सब भारत के उसी रणनीतिक स्वायत्तता के बड़े लक्ष्य से जुड़ा है, अपने पड़ोस में स्थिरता बनाए रखना और बाहरी शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करना। तो हमने चीन के साथ रिश्तों में नरमी और जटिलता देखी, जापान के साथ गहरी होती रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी, पाकिस्तान के साथ तनाव और नाजुक शांति। हाँ। SMH वैसे
IMST जैसे महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और पश्चिम एशिया व पड़ोस में संतुलन साधने की निरंतर चुनौतियां, भारत वाकई एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? भारत की भू राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है? निचोड़ ये है कि भारत अब सिर्फ कह सकते हैं प्रतिक्रिया देने वाली शक्ति नहीं है, वो सक्रिय रूप से अपने भू राजनीतिक माहौल को आकार देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। इसका अंतिम लक्ष्य है अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, तेज आर्थिक विकास हासिल करना और एक उभरती हुई बहुध्रुवीय दुनिया में अपने लिए एक महत्वपूर्ण और स्वतंत्र भूमिका बनाना। और ये सब करते हुए वो रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर कायम रहने की कोशिश कर रहा है। यही मुख्य रणनीति है। हाँ बिल्कुल, रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ही इस पूरी कवायद का मूल मंत्र है। इसका मतलब है कि भारत किसी एक शक्ति गुट के साथ बंधना नहीं चाहता। वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपनी साझेदारी को गहरा कर रहा है, खासकर क्वाड जैसे मंचों के जरिए। हाँ। साथ ही वो रूस के साथ अपने पारंपरिक रक्षा और ऊर्जा संबंधों को बनाए हुए है। ठीक। चीन के साथ वो जहां जरूरी है वहां प्रतिस्पर्धा कर रहा है, लेकिन साथ ही तनाव कम करने और सहयोग के रास्ते भी तलाश रहा है। वो ब्रिक्स जैसे मंचों का भी हिस्सा है, जो एक